हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं डायमंड कॉमिक्स में महाबली शाखा की अगली कॉमिक्स, महाबली शाखा और दैत्यों का खजाना। इसके इसके पहले का पार्ट है महाबली शाखा और अफ्रीका का दैत्य, जो कि चैनल पे अपलोड है और आपको महाबली शाखा की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। महाबली शाखा अफ्रीका की यात्रा से जब कोसिमा के बिहड़ों में लौटा तो उसे एक ऐसा दुखद समाचार मिला जिसे सुनकर महाबली शाखा गुस्से की अधिकता से पागल सा हो उठा। समाचार ये था कि कुछ लोग कोसिमा के बिहड़ों से लगभग 40 वनमानुषों को पकड़ कर ले गए। इसके साथ ही महाबली शाखा को कोसी गांव का सरदार सांतो विचित्र अवस्था में मिला। वह वनमानुषों की तरह व्यवहार कर रहा था और अपने आप को वनमानुषों के झुंड का सरदार किड बता रहा था। महाबली शाखा ने जांच पड़ताल की तो उसके होश उड़ गए। किसी ने सरदार सांतो का दिमाग निकाल लिया था और उसके स्थान पर वनमानुष का दिमाग फिट कर दिया था। फिर महाबली शाखा अपराधी की खोज में निकला और वह दुनिया के एक बेहद चालाक, मक्कार व क्रूर अपराधी लाल सितारा के अड्डे पर पहुंच गया, जहां उसे अफ्रीका के डोंजो जाति के दैत्य मिले। शाखा ने उन दैत्यों को गुलाम बना लिया, पर बहुत से दैत्यों को लाल सितारा दैत्यों का खजाना प्राप्त करने के लिए अपने साथ ले जा चुका था। लाल सितारा ने उन दैत्यों के दिमाग निकालकर उनके स्थान पर बड़े बड़े वैज्ञानिकों तथा खूंखार लड़ाके मनुष्यों के दिमाग फिट कर दिए थे और मनुष्यों के सिर में वनमानुषों के दिमाग फिट करके उन्हें शहर में छोड़ दिया था। इस प्रकार मनुष्य वनमानुष बन गए थे और दैत्य मनुष्य बनकर लाल सितारा के साथ दैत्यों के खजाने की ओर जा रहे थे। पर महाबली शाखा भी उनका पीछा करते हुए उस समुद्री जहाज पर पहुंच गया जिसमें लाल सितारा के दैत्य थे। पर जहाज पर खड़े लड़ाकू विमानों को बेकार करने के चक्कर में महाबली शाखा विमान में ही फंस गया और उसके फंसते ही खतरे का सायरन बज उठा। अब जहाज के रक्षक शाखा को गिरफ्तार करने के लिए उसकी ओर दौड़ते चले आ रहे थे। यहाँ तक की कहानी आपने महाबली शाखा और अफ्रीका के दैत्य में पढ़ी थी। अब पेश है इस कहानी का दूसरा तथा अंतिम भाग, दैत्यों का खजाना। विमान को चारों ओर से घेरते हुए बढ़ो, वह फंस गया है। भाग तो नहीं सकेगा, पर हो सकता है वह मूर्ख फायरिंग कर दे, इसलिए सावधान रहो। और विमान के कॉकपिट में पायलट की सीट के शिकंजे में जकड़ा महाबली शाखा अपनी मुक्ति के लिए निरंतर प्रयत्नशील था। इसे टूटना ही होगा। अगले ही क्षण दुनिया के इस सबसे अधिक शक्तिशाली व्यक्ति ने उस इस्पाती शिकंजे को पराजित कर दिया, तड़ाक तड़ाक। और जब विमान को चारों ओर से घेर लिया गया तो अफसर ने चेतावनी दी, देखो, अगर तुम्हारे हाथ में कोई गन है तो उसे इस्तेमाल करने की मूर्खता न करना, वरना मारे जाओगे। लेकिन जब कॉकपिट खोला गया तो कैदी को देखकर उसके होश उड़ गए। अरे, ये तो सूर सिंह है, इसे तो यहाँ सुरक्षा के लिए तैनात किया गया था। लेकिन यह फौलादी शिकंजा टूटा हुआ है और यह सूर सिंह नहीं बल्कि उसकी लाश है। कहीं ऐसा तो नहीं यहाँ फंसा कोई और हो, पर उसने शिकंजा तोड़कर यहाँ सूर सिंह की लाश रख दी हो। पर इस शिकंजे को कोई इंसान तो तोड़ नहीं सकता। इस शिकंजे को तोड़ने के लिए जिसमें हाथी जैसी शक्ति चाहिए, तो कौन था वह? निश्चित है कि हाथी तो हो नहीं सकता। फौरन ही पूरे जहाज पर इस दुर्घटना से आतंक और सनसनी की लहर फैल गई। जहाज के कैप्टन ने लाल सितारा को भी पूरी रिपोर्ट दी। जहाज के चप्पे चप्पे को छान मारा गया मास्टर, पर यहाँ कोई अजनबी नहीं है। समझ नहीं आता कि विमान के कॉकपिट में कौन फंसा था। पायलट की सीट वाला शिकंजा तोड़ना किसी मामूली इंसान का कारनामा नहीं हो सकता। सारी घटना मेरी समझ में आ रही है। दुश्मन ने गैलरी में सांप छोड़कर भगदड़ मचाई और उसका लाभ उठाकर विमान के पास पहुंच गया। वहां उसने टाइम बम का विस्फोट करके सबका ध्यान विस्फोट की ओर केंद्रित कर दिया। और जब तुम विस्फोट का कारण ढूंढ रहे थे तब दुश्मन गार्ड सूर सिंह से उलझा हुआ था। उसने ककड़ी की तरह गार्ड की गर्दन तोड़ दी और विमान के कॉकपिट में घुस गया। उसका इरादा विमान में गड़बड़ी करने का था। उसे उड़ाकर भाग जाने का होता तो वह शिकंजे में फंसे होने के बावजूद विमान को उड़ाकर ले जा सकता था। पर हो सकता है उसे जहाज पर तैनात विमान भेदी तोपों से डर लग गया हो, लेकिन ऐसी संभावना कम ही नज़र आती है। उसका इरादे से विमान बेकार करना था ताकि हम उसे उड़ा ना सकें, लेकिन वह फंस गया और फिर शिकंजा तोड़कर उसने सूर सिंह की लाश अपने स्थान पर रख दी ताकि जब तक तुम सूर सिंह की गुत्थी सुलझाओ तब तक वह अपने आप को तुम्हारी नज़रों से ओझल कर ले। कैप्टन, जो मैंने बताया उसे सही मानकर जहाज पर दुश्मन को तलाश करो। अपने सारे गार्ड्स चेक करो। हो सकता है तुम्हें जहाज पर कुछ लाशें मिलें या कुछ गार्ड्स कम पाए जाएं, लेकिन सबसे पहला काम ये करो कि आयुधागार, विमान नियंत्रण कक्ष, चालक कक्ष, जनरेटर, पानी की टंकी और भोजनालय इत्यादि की सुरक्षा कड़ी कर दो। इन सब स्थानों पर जल्दी से जल्दी क्लोज सर्किट टीवी कैमरे चालू करवा दो। और कैप्टन,
10 मिनट बाद अगर जहाज़ पर कोई दुर्घटना घट गई तो उसमें मैं तुम्हारी गलती मानूंगा। तुम्हें सज़ा मिलेगी। हर हालत में दुश्मन को खोजो और ख़त्म कर दो। लाल सितारा की चेतावनी सुनकर कैप्टन के पसीने छूट गए थे। वह जानता था कि लाल सितारा असफल आदमियों को, चाहे वह उसका कितना ही विश्वसनीय हो, माफ़ नहीं करता। वह कहता है वह जहाज़ पर है, उसे हर हालत में ढूंढना ही होगा। कैप्टन ने तुरंत ही अफसरों को डेक पर एकत्रित किया। अपने अपने ग्रुप के गार्ड्स चेक करो। वह जिसने सूर सिंह की गर्दन तोड़ी है, हम में से किसी पर भी हमला कर सकता है। वह जो कोई भी है, अभी जहाज़ पर ही है। जो गार्ड्स रेस्ट पर हैं उन्हें भी ड्यूटी पर तैनात कर दो। गार्ड्स को इस ढंग से तैनात करो कि एक गार्ड दूसरे गार्ड को हर क्षण नज़र आता रहना चाहिए, और 2 ग्रुप जहाज़ के चप्पे पर उसे तलाश करो। और फिर सुनियोजित ढंग से जहाज़ पर अज्ञात दुश्मन की खोज होने लगी। आयुधागार, भोजनालय, पानी की टंकी, नियंत्रण कक्ष, चालक कक्ष, जनरेटर कक्ष इत्यादि महत्वपूर्ण स्थानों पर गार्ड्स की संख्या बढ़ा दी गई। कुछ ही देर बाद एक अफसर बौखलाया हुआ सा कैप्टन के पास पहुंचा। कैप्टन, मेरे ग्रुप के 5 गार्ड्स गायब हैं। उनमें से एक पूर्वी डेक पर था, 2 5 नंबर गलियारे में थे और 2 अन्य 5 नंबर गलियारे वालों के स्थान पर ड्यूटी देने गए थे। वह भी नहीं है। तो सूर सिंह को मिलाकर उसने 6 गार्ड्स ख़त्म किए हैं और एक सांप द्वारा डसा गया। मास्टर शायद ठीक ही कहता है, वह अभी जहाज़ पर ही होगा। जो गायब हो गए उन्हें मरा समझ लो और बाकियों को सावधान कर दो। गार्ड्स की नियुक्ति इस ढंग से करो कि हर गार्ड एक दूसरे की नज़रों के सामने रहे। खोजे दस्तों को वह सांप भी खोजना था जो भगदड़ मचाने और एक गार्ड को डसने के बाद गायब हो गया था। जिस केबिन में सांप को घुसते हुए देखा गया था, उस केबिन का सारा सामान निकाल कर देखा गया, पर सांप वहाँ नहीं था। सांप यहाँ नहीं मिला। इसकी एक वजह हो सकती है कि वह इस नाली के रास्ते दूसरे केबिन में चला गया होगा। और फिर सारे केबिन छान डाले गए और इसके साथ ही पानी के निकासी के लिए बनाई गई उन सभी नालियों के मुंह लकड़ी ठोककर बंद कर दिए गए जिनमें होकर सांप निकल सकता था। ठक ठक। और यह रहस्य महाबली शाखा और उसके पुरखे भी आज तक नहीं समझ पाए थे कि वह काला नाग जब ये चाहता है कि उसे कोई ना देखे, तो फिर भले ही वह लोगों के सामने से ही क्यों ना गुजर रहा हो, वह किसी को नज़र नहीं आ सकता था। और अयोध्यागार पर जहाँ गार्ड्स पूर्णतः चाक चौबंद खड़े थे, काला नाग उनके सामने ही दरवाजे के नीचे से अंदर सरक गया। यह चमत्कार नहीं था तो और क्या था। अयोध्यागार में आओ मेरे रहस्यमय दोस्त, मैं जानता था कि तुम मुझे खोज लोगे। ओह, तुम ये कह रहे हो कि तुम बाहर ही रहकर दुश्मन की कार्रवाई पर नज़र रखना चाहते हो? तो रखो। मैं जानता हूँ कि जब तक तुम नहीं चाहोगे तब तक तुम्हें कोई देख नहीं सकेगा। और यह रहस्यमय काला नाग एक बार फिर अयोध्यागार के गार्ड्स के सामने नजर आया, पर पता नहीं क्यों गार्ड्स उसे अपने सामने पाकर भी देख सकने में असमर्थ थे। लेकिन आगे जाकर एक गार्ड ने उसे तब देखा जब वह अपना खौफनाक फन उठाए उसके सामने मौजूद था। ओ! और अगले ही क्षण गार्ड की वह चीख बहुत दूर तक खतरे के सायरन की तरह गूंजती चली गई। दूर खड़े गार्ड्स ने उसे देखा और सांप! उसने तुरंत फायरिंग आरंभ कर दी और साथ ही चीख उठा, खतरे का सायरन बचाओ! आसपास मौजूद गार्ड वहां तुरंत ही पहुंच गए और सबने उस विषधर को निशाना बनाया। कमाल है, कहाँ जा रही हैं हमारी गोलियां? मूर्खों, क्या हो गया तुम्हारे निशाने को? गोलियां उसे छू ही नहीं रही। फिर अचानक ही वह नाग जो उनकी नज़रों के सामने था उन्हें नजर आना बंद हो गया। अरे कहाँ गया? हे मेरे ईश्वर, देखते देखते गायब हो गया। असंभव है। बचपन में कहानियों में अवश्य पढ़ा था, पर देखा आज ही है। अभी यहीं था, मैंने देखा था। सभी देख रहे थे उसे, पर वह गायब हो गया। विश्वास नहीं होता, पर वास्तविकता यही है। क्या बकते हो? सांप होगा ही नहीं। कौन विश्वास करेगा तुम्हारी उस गप पर? लेकिन उस गार्ड का शव प्रमाण है। कैप्टन घटनास्थल पर पहुंचा। सच? इसे नाग नहीं काटा है, नीला पड़ गया है इसका जिस्म। डॉक्टर स्मिथ से कहो इसे चेक करें। और तुम सब मेरा मुंह क्या देख रहे हो? अपने साथ साथ मुझे मूर्ख बनाने की कोशिश मत करो। बचपन में पढ़ी जादुई कहानियों को भूल जाओ और उस नाग को ढूंढो। जाओ, दफा हो जाओ। झुंझलाया हुआ कैप्टन अपने केबिन की ओर बढ़ चला। झूठ बोलते हैं सब। सांप को देखकर भाग गए होंगे और सांप किसी नाली वाली में घुस गया होगा। लेकिन अगले ही क्षण वह जीवन में पहली बार चौंक कर इतनी जोर से चीखा कि पूरा जहाज दहल उठा। अरे नहीं! लेकिन तुरंत ही साहस बटोर कर वह पीछे हटा और रिवॉल्वर से निशाना लगाया। उफ, चूक गया। और वह चमत्कारी काला नाग पूरी निश्चिंतता से अपने स्थान पर विराजमान था, जबकि कैप्टन उस पर रिवॉल्वर खाली करता चला जा रहा था। आश्चर्य है, क्या हो गया मेरे निशाने को? और वह हकीकत थी, कैप्टन दुनिया के चंद निशानेबाजों में से एक था। उफ, एक भी गोली नहीं लगी। वह नाक के फन को निशाना बना रहा था, लेकिन गोलियां नाक के फन के आसपास से निकलकर फर्श से टकरा रही थी। ओह, ये क्या हो गया मेरे निशाने को? अब तक अन्य गार्ड्स भी वहां पहुंच गए थे
और उस नाग को ऐसे देख रहे थे जैसे वह संसार का कोई नया आश्चर्य प्रकट हो गया हो। देखते क्या हो, फायर फायर करो, खत्म कर दो उसे। अचानक आए गायब हो गया। अरे नहीं, कमाल है। आतंकित कैप्टन कंट्रोल रूम की ओर बढ़ चला। वह नहीं समझ पा रहा था कि जहाज के गार्ड्स को वह कैसे समझाए कि जो कुछ उन्होंने देखा है वह झूठ है, वह भूल जाएं उसे। पर मास्टर को कैसे विश्वास दिलाऊं मैं? वो तो गोली मार देगा मुझे। मगर उसे बताना तो पड़ेगा ही ना। ना बताया तो वह कहेगा जहाज पर दुर्घटना घटी और उसकी सूचना उस तक क्यों नहीं पहुंची। और उसने सारी घटना लाल सितारा के सामने दोहराई। यूं क्यों नहीं कहते कैप्टन कि दुश्मन को चमत्कारी बताकर तुम हमारे कहर से बचना चाहते हो? मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम हमसे इतना बड़ा झूठ भी बोल सकते हो। और फिर यह तुमने कैसे सोच लिया कैप्टन कि हम तुम्हारी इस शानदार गप पर विश्वास कर लेंगे? मैंने झूठ नहीं बोला मास्टर। आप ये बात उन सब गार्ड से पूछ सकते हैं जिनके सामने यह चमत्कार हुआ। ठीक है, हम आ रहे हैं जहाज पर। और सुनो कैप्टन, अगर तुमने झूठ बोला है तो हमारे जहाज पर पहुंचने से पहले ही आत्महत्या कर लेना, क्योंकि जो मौत तुम्हें हमारे हुक्म से नसीब होगी वह बहुत कष्टदायक होगी। कांपती टांगों पर कैप्टन खड़ा हुआ और पीछे घूमा, और फिर उसे लगा मानो उसके दिल ने धड़कना बंद कर दिया है। भय की अधिकता से वह चीख भी तो नहीं सका, उस रहस्य में मौत से भी अधिक खौफनाक नाक को देखकर। नहीं। और अगले ही क्षण कैप्टन को लगा गोल्डन एरो नाम का वह जहाज तूफान की भयानक लहरों पर तिनके की तरह मचल रहा है। दूसरे ही क्षण उसकी आंखों के सामने अंधकार फैलता चला गया और वह बेहोश होकर गिर पड़ा। कैप्टन को बेहोश करने के बाद वही रहस्यमय नाग अयोध्यागार में पहुंचा। ओह, तुमने ये सुना कि लाल सितारा पनडुब्बी से बाहर आ रहा है? ठीक है, उससे पहली मुलाकात समुद्र में ही होगी। इधर पनडुब्बी और जहाज के बीच एक स्थायी पुल बना दिया गया था ताकि लाल सितारा अपनी पनडुब्बी से निकलकर जहाज पर आ सके। और फिर प्रकट हुआ लाल सितारा, लेकिन उसे नहीं पता था कि शीघ्र उसे समुद्र के खारे पानी में गोते लगाने होंगे। अचानक, और इससे पहले कि किसी की गन अपना मुंह खोल पाती, शाका का हवा में उड़ता जिस्म उन पर आ गिरा। और अगले ही क्षण वह मास्टर को लेकर कूद गया। गोताखोर गार्ड्स को बुलाओ। और गहरे पानी में टिशुम। अचानक लाल सितारे का हाथ अपनी बेल्ट तक पहुंच गया। कमबख्त शैतान की तरह हावी होता चला गया मुझ पर, लेकिन अब देखता हूं, अब वह छू भी नहीं सकेगा मुझे। महाबली शाका को उसी क्षण पानी में बहती विद्युत लहरों का आभास मिला। ओह, इलेक्ट्रिक शॉक। यहाँ कुछ धीमा है लेकिन उसकी ओर बढ़ने पर तेज हो जाता है। लाल सितारा को अवसर मिला। मेरे लिए पानी में रुकना कठिन है, ताजी हवा चाहिए। फेफड़े मानो फटने की तैयारी कर रहे हैं। और वह सतह की ओर भागा। हवा हवा। अरे नहीं, गोली मत चलाना, वो मास्टर है। और इससे पहले कि ऊपर वाले लोग उसका चेहरा देख सके, उसने चेहरे को रुमाल से ढक लिया, आंखों के स्थान पर 2 छेद कर लिए। मुझे ऊपर खींचो जल्दी। इस बीच गोताखोर भी तैयार होकर आ चुके थे। मुझे उसकी लाश चाहिए, और शायद वह इनसे बच जाए, लेकिन इसलिए दैत्य को भी पानी में उतारो। लाल सितारा अब भी संतुष्ट नजर नहीं आ रहा था। मुझे पनडुब्बी में वापस चलना चाहिए। कपड़े भीगने से ठंड महसूस हो रही है। मैं पनडुब्बी को उसकी उस जंगली की खोज में लगाऊंगा। उसने पनडुब्बी के कमांडर जनरल को आदेश दिया। पनडुब्बी को जहाज के चारों ओर घुमाओ, उसकी खोज करो, वह मिलना ही चाहिए। और फिर अपने कक्ष में पहुंचकर कपड़े बदलने के बाद जब चेहरे को नकाब से ढकने के लिए आईने के पास गया, अरे ये निशान कैसा? हे भगवान, ये तो कोसीमा के भेड़ों में देवता की तरह पूजे जाने वाला महाबली का चिन्ह है। ओफ, तो वह यहाँ तक पहुँच गया और उसका इतना साहस हो गया कि वह मेरे इतने रक्षकों के बीच मुझ पर हाथ डाल दे। आज सुबह ही तो मुझे रिपोर्ट मिली थी कि महाबली शाका उस ठिकाने पर पहुंच चुका है जहां 5 दैत्य रखे हुए थे। मेरे आदमियों ने ज़रूर उसे इस जहाज़ के बारे में बता दिया होगा, पर वह इतनी जल्दी यहाँ तक पहुँच कैसे गया? शायद विमान द्वारा आया होगा। कहीं आसपास उसने विमान से समुद्र में छलांग लगा दी होगी। लेकिन तब भी उसका जहाज़ तक पहुँचना कठिन था, क्योंकि जहाज़ 40 नॉट की गति से चल रहा है। वह भला तैरकर जहाज़ को कैसे पकड़ सकता था? दूसरी बात यह भी है कि हमने अपने आसपास अब तक किसी विमान को उड़ान भरते नहीं देखा, तब वह कैसे इतनी जल्दी यहाँ तक पहुँच गया? फिर काफ़ी देर तक वह उस निशान को मिटाने की कोशिश करता रहा। उफ, मिट ही नहीं रहा ये निशान। साबुन और केमिकल्स भी इसे मिटा नहीं पाए। मैंने उसे पहली बार देखा है, पर जब भी इस निशान को देखूंगा वह नज़र आएगा। नहीं, मैं इतना हिस्सा कटवा दूंगा और प्लास्टिक सर्जरी से इसे छुपा दूंगा। आखिर निशान के ऊपर ही उसे नकाब पहनना पड़ा। जनरल, आधा घंटा हो गया हमें यहाँ रुके हुए, क्या अब तक नहीं मिला वह शैतान? जी नहीं, वह शायद भागने में सफल हो गया, लेकिन
जहाज के लोग एक खौफनाक काले नाग का जिक्र कर रहे हैं। वह अभी 5 मिनट पहले ही अयोध्यागार पर देखा गया है। नाविक कहते हैं वह 2 गार्ड्स को डसने के बाद देखते देखते गायब हो गया। मुझे लगता है मास्टर, कैप्टन की बात में सच्चाई थी। क्यों? तुम कैसे मानते हो? क्योंकि मास्टर, उसे मैंने अपनी पनडुब्बी में देखा था। अरे नहीं, सुना है, बहुतों के मुंह से सुना है। वह जंगल का भूत, जिसे जंगल के लोग नाग देवता का पुत्र कहते हैं, उसके साथ एक काला नाग भी रहता है। उस नाग को वे मामूली नाग नहीं बल्कि देवता मानते हैं। कहीं यह सच्चाई तो नहीं? उफ, इस मुसीबत को मैंने खुद ही अपने पीछे लगाया। मुझे जंगल के वन मानुषों का अपहरण नहीं करवाना था। पर मुझे क्या पता था वह असभ्य जंगली जो कुछ कहते हैं सच कहते हैं। सरदार संतों ने कड़ा विरोध किया था, तरह तरह की खौफनाक बातें बताई थी। तब हमने उसकी हर बात को गलत समझा था। सरदार सांतों ने सच कहा था। तुम इन बनमानुषों को ले तो जा रहे हो, पर देवता पुत्र उसे सहन नहीं करेगा। इसे भी ले चलो, इस नमूने को मास्टर के सामने पेश करेंगे। मैं अकेला था इसलिए तुम्हें रोक नहीं सका। तुम मुझे विवश करके ले आए, पर यह मत सोचो कि महाबली शाखाओं को इस ठिकाने का पता नहीं चलेगा। वह हवा सूंघ कर दुश्मन के घर का पता लगा लेता है। तुम क्या सोचते हो तुम्हारे साथियों का किसी ने पीछा नहीं किया होगा? अवश्य किया होगा। बीहड़ के पक्षियों ने पीछा करके यह ठिकाना देख लिया होगा, और जिस दिन नागपुत्र बीहड़ों में लौटेगा वह उसे रास्ता दिखा देंगे। हा 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 हा। सुनो इस गपोड़े की बात। यह कहता है तुम लोगों का पीछा हुआ है, पक्षियों ने पीछा किया है। उफ, हमें फंसना नहीं चाहिए था, बल्कि विश्वास कर लेते उसकी बात पर हमने तो उसके साथ और भी बुरा किया। उसके सिर में वनमानुष का दिमाग फिट कर दिया और उसे जंगल में छुड़वा दिया। ऐसा करके हमने जंगल के उस दैत्य यानी महाबली शाखों को चुनौती दी थी कि अगर हिम्मत है तो हमारा पता लगाकर अपने वनमानुष छुड़ा ले जाए। तो अब क्या किया है तो अब क्या करना चाहिए मुझे? उसके साथ उसका नाग भी यहाँ है। सबके सब कह रहे हैं वह नाग देखते देखते गायब हो जाता है, कहीं भी प्रकट हो सकता है, यहाँ भी। ख्यालों में सोचते हुए अचानक वह अंतिम वाक्य जोर से बोल गया, यहाँ भी? नहीं। यहाँ भी नहीं? क्या मतलब मास्टर? नाग? तुम सच कह रहे हो कि नाग को तुमने यहाँ देखा था, आंखों के सामने गायब होते हुए? जी हाँ, देखा था जनरल। मुझे इस किस्म की बेहूदी बातों पर विश्वास नहीं होता, लेकिन मैं देख रहा हूँ तुम सब आतंकित हो। हमें लगता है हमारे बीच दुश्मन के कुछ आदमी हैं। हमें पूरी संभावना है कि दुश्मन ने हमारे अंदर आतंक पैदा करने के लिए रहस्यमय नाग का चक्कर चलाया, मगर मैंने अपनी आंखों से देखा है मास्टर। जनरल, ये वैज्ञानिक युग है। यहाँ ऐसे यंत्र का आविष्कार हो सकता है जिससे चलती फिरती तस्वीरें ट्रांसमिट करके भेजी जा सकती हों। हमारे वैज्ञानिक भी ऐसा ही एक यंत्र बना रहे हैं। फिर हम अपनी तस्वीरें अपने लोगों को भेजा करेंगे। हमारे लोगों को लगेगा हम उनके बीच में खड़े हैं। हम मानते हैं कि हमारे बीच दुश्मन के आदमी हैं और वह अपने षड्यंत्र में सफल हो गए। तुम्हें ये करना है जनरल कि उन दुश्मनों को खोजो और ख़त्म कर दो। लेकिन हमें डर है इस लड़ाई में हमारे दैत्य न मारे जाएं। दैत्य मर गए तो हमारा अभियान असफल हो जाएगा। इसलिए हम दैत्य को लेकर टारगेट पर पहुंच जाएं तो ठीक रहेगा। वहाँ हम तुम्हारा इंतज़ार करेंगे। तुम अपने बीच घूम रहे दुश्मन की सफाई करके टारगेट पर पहुँचोगे। हमें तुम्हारी हिम्मत और योग्यता पर पूरा विश्वास है। दैत्यों के खजाने का चौथाई हिस्सा हम तुम्हें दे देंगे। शर्त यह होगी कि हमारे बीच जो दुश्मन है उसका सफाई हो जाए। दैत्यों के खजाने का चौथाई हिस्सा? मैं कोशिश करूँगा मास्टर कि आपकी आशाओं पर पूरा उतरूँ। शाबाश, हमें तुमसे इसी जवाब की आशा थी। तो अब पनडुब्बी में सवार सभी दैत्यों को जहाज़ पर पहुँचा दूँ। जो हुक्म मास्टर। और फिर महाबली शाखाओं को समुद्र में खोज रहे गोताखोरों तथा दैत्यों को वापस बुला लिया गया और लाल सितारा ने जहाज़ के कैप्टन से बात की जो अब तक होश में आ चुका था। वह अब भी भयभीत था। कैप्टन, प्लेन नंबर 005 को उड़ान का आदेश दो और गोल्डन एरो पर दैत्यों को उनमें पहुंचा दो। पनडुब्बी के दैत्य भी तुम्हारे पास आ रहे हैं, उन्हें भी उसी विमान में सवार कर दो। ये सब सख्त सुरक्षा में होना चाहिए। ऐसे ही होगा मास्टर। हमने तुम्हें माफ़ कर दिया कैप्टन, इसलिए दिल से असफलता का भय निकाल दो और अब जनरल को सहयोग दो। मेरी योजना सफल रही। वह अपने साथ दैत्यों के अतिरिक्त कुल 15 आदमी ले जा रहा है। बहुत मामूली सा गोला बारूद है उनके साथ, जिससे वह दैत्यों की दुनिया को नहीं नष्ट कर सकेगा। और इस प्रकार महाबली शाखा के आतंक से पीछा छुड़ाकर लाल सितारा उड़ चला। विमान में बैठा लाल सितारा सोच रहा था, मेरे जहाज़ और पनडुब्बी को नष्ट करके या उस पर अधिकार करके वह जंगली दैत्य यानी महाबली शाखा अपना प्रतिशोध शांत कर लेगा, क्योंकि उसके लिए ये तो संभव नहीं हो सकेगा कि वह मेरा पीछा करते हुए अफ्रीका के उन भीड़ों की खाक छाने जहाँ एक अकेले व्यक्ति का जीवित रहना असंभव है। वह भीड़ खौफनाक जीव जंतुओं, नरभक्षी मानवों की टोलियों, खौफनाक दलदलों से भरा पड़ा है। इसके अतिरिक्त जहाँ मैं उसे मिलूंगा वहाँ तो मेरे साथ अफ्रीका के भीड़ों का विश्व प्रसिद्ध काला जादू भी होगा। जादूगर जोंग, जो वहाँ का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है, जिसकी वहाँ पूजा होती है, जिससे भीड़ों की बड़ी बड़ी ताकतें भय से काँपती हैं, वह मेरे साथ है।
इधर लाल सितारे की पनडुब्बी में मेरा भविष्य बड़ा उज्जवल है। दैत्यों का चौथाई खजाना। मैं अपना हिस्सा लेकर लाल सितारे से अलग हो जाऊंगा, अपना अलग गैंग बनाऊंगा, पूरी दुनिया को हिलाकर रख दूंगा। मेरा नाम सुनकर लोगों को पसीना आ जाया करेगा, कमज़ोर दिल वाले तो बेहोशी हो जाएंगे और फिर फुस। यहाँ जितने भी गार्ड्स थे उनका सबका यही हाल हुआ है। सचमुच इन्हें बहुत डरा दिया तुमने मेरे रहस्यमय दोस्त। अब तुम जहाज़ के कैप्टन के पास जाओ। नाग को भेजने के बाद महाबली शाखा ने पनडुब्बी के ट्रांसमीटर पर इंटरनेशनल पुलिस से संपर्क स्थापित किया। 70 डिग्री नॉर्थ 140 नॉट पर आपको गोल्डन एरो नाम का एक निजी युद्धपोत और पनडुब्बी मिलेगी। टकराव नहीं होगा। यह आत्मसमर्पण कर चुके हैं। कृपया अपना परिचय दीजिए और बताइए, क्या यह वही जहाज़ है जिसने लगभग 2 घंटे पहले हमारी एक गश्ती नौका को तबाह किया था? दूसरी ओर से गहन आश्चर्य से पूछा गया। जी हाँ, यह वही जहाज़ है, पर इस समय मेरे अधीन है। अच्छा ये होगा कि आप विमान द्वारा फोर्स भेजें। युद्धपोत पर विमान सरलता से लैंड कर सकेगा। कृपया आप अपना परिचय दीजिए। भारत के प्रधानमंत्री मेरी शिनाख्त कर सकते हैं। उन्हें मालूम है कि यह ऑपरेशन मेरे सुपुर्द है, पर इससे पहले आप फोर्स रवाना कर दीजिए, यह अति आवश्यक है। इधर गोल्डन एरो का कैप्टन और उसके सहयोगी थर-थर कांप रहे थे कि अचानक स्क्रीन पर महाबली शाखा नजर आया। वह कह रहा था, कैप्टन, पनडुब्बी पर मेरा अधिकार है और तुम काले नाग के अधिकार में हो। यह काला नाग उस समय तक अपनी शराफत का सबूत देता रहेगा जब तक तुम मेरे आदेशों का पालन करते रहोगे। ओह, ये तो वही है जो मास्टर को लेकर समुद्र में कूद गया था। अगर हमने उसके आदेशों का पालन किया तो लाल सितारा में जीवित नहीं छोड़ेगा, और अगर उसका विरोध करते हैं तो यह काला नाग हमें इसी समय डस लेगा। हम इस नाग को ख़त्म नहीं कर सकते क्योंकि इस पर किसी का निशाना सही नहीं लगता, पर हमें एक बार तो कोशिश करनी ही चाहिए। और वह सब कांपते कदमों से बाहर आ गए ताकि फायरिंग से नियंत्रण कक्ष में टूट फूट ना हो। नाग भी धीरे से सरकता हुआ बाहर आ गया। सुनो, सब एक साथ इस पर निशाना लगाओ। अब फायर! ऐसा चमत्कार देखकर भला कौन अपने होश हवास में रह सकता था। गोलियां नाग पर दागी गई थीं, पर वह अब नाग के आसपास टकरा रही थी। थाए 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 थाए। तभी मैंने तुमसे कहा था कि मेरे आदेश का पालन करो। जिस पर तुम फायरिंग कर रहे हो वह एक हिंसक प्राणी है और तुम उसे हिंसा करने पर आमादा कर रहे हो। ये इस नाग का मालिक है, खत्म कर दो इसे। कैप्टन के आदेश पर गार्ड्स भी गने अभी शाखा की दिशा में घूम ही रही थी कि थाए 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 थाए। उसने 6 फायर किए हैं। उसका रिवॉल्वर खाली हो चुका है। छलांग लगा दो उस पर। जैसे ही वह एक साथ शाखा पर झपटे, उन्हें लगा जैसे उनके सामने सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि दर्जनों की संख्या में टिशुम टिशुम टिशुम। उन सबका ख्याल यही था कि उन सबके जबड़ों पर एक साथ ही घूंसे लगे, जबकि हकीकत यह थी कि एक व्यक्ति बारी बारी से ही प्रहार कर सकता है। यह बात अलग है कि वह व्यक्ति महाबली शाखा था, जिसके हाथ बिजली से भी तेज गति से चलते थे। टिशुम। बहुत से गार्ड्स कैप्टन की मदद के लिए वहां पहुंचे, पर अपने सामने उन्हें एक अभेद दीवार नजर आई, जिसे देखते ही उनके पैरों में कंपन होने लगा। नाग, आगे मत बढ़ो, वह डस लेगा। हमारी गोलियां उसे नहीं लगेंगी। इधर निपटारा हो चुका था। कैप्टन अब नया आदेश देने की स्थिति में नहीं था और न ही उसके सहयोगी किसी आदेश का पालन करने की स्थिति में थे। इधर कैप्टन अर्धमूर्छा में बड़बड़ा रहा था। वह इस बात से हैरान थे कि वह कहाँ गया जो कैप्टन और उसके सहयोगियों पर फिलहाल पिल पड़ा था। इधर कैप्टन अर्धमूर्छा में बड़बड़ा रहा था। हम देश का पालन करेंगे। तभी पूरे युद्धपोत पर लगे लाउड स्पीकर एक साथ बोल उठे, आपके भोजन का समय हो गया है। मुझे तुम पर विश्वास है कि तुम आदेश न मानने की मूर्खता नहीं करोगे। हर प्राणी का जीवन अनमोल है। आप अपने जीवन की रक्षा स्वयं कर सकते हैं। भोजन और विश्राम आपके जीवन की गारंटी है। टकराव की भावना तुम्हारा जीवन समाप्त कर देगी। सुनो, वह ठीक कह रहा है। वह अकेला हम सब पर भारी है। जाओ, वह जो कहता है करो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं महाबली शाखा और दैत्यों का खजाना के अगले भाग में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।